सिस्टम की जो सीरीज है उसके आज हम 11वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो जो 11वें लेक्चर में क्योंकि मुझे लगा कि हमने काफी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे आपका रिमाइंडर्स हो गया, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ के अलग अलग फॉर्मूलेज उसी चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, प्लस डिविजिबिलिटी रूल्स। तो काफी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। तो मुझे लगा कि अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए बेस्ड ऑन ओनली ऑन दोज कॉन्सेप्ट जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो ये जो सीरीज है थोड़ी लंबी चलेगी बिकॉज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो 10-12 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। जैसे आज के लिए मैंने 12 क्वेश्चन चुने, तो जब हम शाम को लाइव आएंगे तो आई इंक्लूड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ये क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो बढ़ाते जाएंगे। उससे ये होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कुछ चुने क्वेश्चन जो पास्ट ईयर कैट में आ चुके हैं, लगभग उसी वेन में जो क्वेश्चंस थे उनके बेसिस पे मैंने आज ही जो 12 क्वेश्चंस चुने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं अपनी पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज दीपक जरियाल। आई एम फिजिक्स ऑनर्स एंड एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस। आई हैव स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल, स्पेसिफिकली 99.46 क्यूए में इन 2018 एंड 99.2 वही क्यूए में इन 2017। आई हैव गिवन कैट 10 से 12 टाइम्स तक। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आई बीन गिविंग कैट सिंस 2008, तो 1-2 साल बीच में छूट गया था। सो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने जो है कैट दिया है और 2006 से आई हैव बीन टीचिंग, सो आई हैव गॉट 14 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मैंने सिर्फ कैट ही नहीं दिया, बाकी जितने भी इनके अलाइड एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए जैट हो गया, आईएफटी हो गया, आई हैव गिवन ऑल दोज एग्जाम्स। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हैपेंस टू बी माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, सो आप मेरे तक पहुंचने का एक सिंपल सा तरीका, आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, वहां पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ढूंढेंगे और डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको प्लस जो कैटेगरी है उसमें आपको कैट एज अ कोर्स चूज करना है, बिकॉज वी आर प्राइमरली टारगेटिंग कैट। नाउ जब हम कहते हैं कि कैट टारगेट कर रहे हैं, कैट टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैट एग्जाम टारगेट हो रहा है। बेसिकली क्या है, अगर आप देखें जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब इंडिया में ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो जितने भी एमबीए से रिलेटेड जो भी रिटन एग्जाम्स होते हैं उनमें 3 जो प्राइमरी सेक्शंस आते हैं ये वही हैं जो कैट में आते हैं। ठीक है, एंड अमंग ऑल दी एग्जाम्स जो एप्टीट्यूड या एमबीए को लेके पूछे जाते हैं, कैट एक सपोजिटली एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो मेरा ख्याल ये है, और आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कि जो अगर आप कैट के लिए पढ़ेंगे तो बाकी अलाइड एग्जाम्स जो है आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ बाकी एग्जाम में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, कई एग्जाम्स में, काफी एग्जाम्स तो एग्जैक्ट ये इसी कैट का रेप्लिका होते हैं इन टर्म्स ऑफ दी सेक्शंस। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चैनल का नाम जस्ट कैट है और हम लोग कैट कोर्स पिकअप करवा रहे हैं। कैट अगर आप पिकअप करते हैं तो आपका आईएफटी, स्नैप, जैट, एमएचसीटी, ये सारे एग्जाम्स जो है इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आएंगे। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, कौन सा चुनना है आपने, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि इसकी डिस्कशन टुवर्ड्स द एंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट फिर भी आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि क्योंकि कैट की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, कैट 2020 है वो नवंबर 29 को होने वाला है। तो लगभग लगभग मेरे पास अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ वी हैव गॉट रफली 3 मंथ्स। तो अगर आप ये कहेंगे कि 3 मंथ्स का कोर्स पिकअप करूँ या 6 मंथ्स का कोर्स पिकअप करूँ, सो मुझे लगता है कि 6 मंथ्स का कोर्स वुड बी मच मोर बेनिफिशियल, ऑल्दो प्राइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 6 मंथ्स का कोर्स बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज जैसे मैंने कहा जितने भी अलाइड एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका हो गया आईएफटी जो कैट से एग्जैक्ट 1 हफ्ते का डिफरेंस पे होता है, स्नैप जो 2 हफ्ते के डिफरेंस पे होता है, और जो जैट होता है वो जनवरी के फर्स्ट संडे को होता है। तो वहां तक हमारा जो साथ है वो बना रह सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कैट एंड होते ही फिनिश हो जाएगी, ये चैनल बंद हो जाएगा। हम लोग जो है विल बी फॉलोइंग थ्रू द अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, सो बने रहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स। अगर आप स्पेसिफिकली कैट 2020 टारगेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तो चाहिए होगा। हाँ, अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरे को ना जीडीपीआई के लिए भी कुछ डिस्कशन हो, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारा फैकल्टी, जैसे कि आई पर्सनली अगर मैं बात करूँ, आई हैव बीन इन द पैनल ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं जीडीपीआई पैनल्स में आई टू टेक पार्ट। तो मुझे मालूम है व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एमबीए स्टूडेंट एटलीस्ट इन द इंटरव्यूज। सो
मैं आपको ना वहां तक गाइड कर सकता हूँ अगर आप मेरे को इसमें 12 मंथ्स का कोर्स पिकअप करते हैं। बिकॉज 12 मंथ्स का कोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके जो जीडीपी प्रोसेसेस हैं वो चलते हैं टिल मेरे ख्याल मई एंड तक चलते हैं। ठीक है, सो मई एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो लगभग आपको 12 मंथ्स का कोर्स पिकअप कर लेना चाहिए। 24 मंथ्स का जो कोर्स है उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा जो अभी सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन यानी कि जिनकी 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, अगर वो उसके सेकेंड ईयर में है तब आप 24 मंथ्स का पिकअप कीजिए। या फिर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग लगभग 4 साल की होती है, लगभग क्या एग्जैक्टली 4 साल की होती है। सो वहां पे आपका जो अगर आप थर्ड ईयर में है तो अब आप ये पर्टिकुलर कोर्स पिकअप कर सकते हैं फॉर 24 मंथ्स वाला। ठीक है, ताकि हमारा एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक साथ बना रहे। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पिकअप करेंगे। अगर आपको 10% इंस्टेंट ऑफ चाहिए तो आप DJ10 कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो DJ10 आप कोड यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली आप 10% ऑफ आपको मिल जाता है। ठीक है, एंड दिस इज दी लिंक जहाँ पे आप यू कैन प्रोसीड टू दी पेमेंट्स। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग दिस क्लास फर्दर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप खुद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो व्हाट आई सजेस्ट इज ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, बिकॉज मैं रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई इट एंड देन लेट्स डिस्कस कि टुवर्ड्स दी एंड आपका और मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, और हम लोग थॉट प्रोसेस मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं ये उन टॉपिक्स के ऊपर बेस पे पिकअप किए हैं जो अब तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने वो सारे टॉपिक्स करे हुए हैं और आपको वो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। बिकॉज अगर मैं फिर से यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने लगा तो क्वेश्चन डिस्कशन थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। सो लेट्स फोकस सोनली ऑन द क्वेश्चन। मैं इस अजम्पशन के साथ जाऊंगा कि आपने वो टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं वो अजम्पशन यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप खुद ट्राई कर रहे हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, पॉज द वीडियो देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, सो वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 31 फैक्टोरियल प्लस 32 फैक्टोरियल प्लस 33 फैक्टोरियल कितना होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 यानी कि जहां पे हमने आईजीपी पढ़ा था, राइट। आईजीपी ऑफ 2 इन 31 फैक्टोरियल प्लस 32 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 100 फैक्टोरियल। अब आप देखिए यार कि आईजीपी ऑफ 2 अगर मेरे से सिर्फ 31 फैक्टोरियल पूछा होता वो तो मैं पता कर सकता हूँ। कैसे, आपको मालूम है, आई विल डिवाइड दिस 31 बाय 2, सो 2 15 13, है ना, 2 7 14 and 2 3 6 and 2 1 2। ठीक है, so 15 plus 7 22 plus 3 25 plus 1 26। so highest power of 2 in 31 factorial is 26। ठीक है, बट ये 31 फैक्टोरियल अगर पूछा होता तो मेरा आंसर डायरेक्टली हो जाता है, बट आपको दिख रहा है कि बीच में एक प्लस साइन है, यानी कि 31 फैक्टोरियल प्लस 32 फैक्टोरियल प्लस 30, तो शायद यहां से भी कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो आईजीपी का आप मतलब अच्छे से समझते हैं कि जितने ज्यादा 2 मिलेंगे, ठीक है, तो इस नंबर में अगर सिर्फ 31 फैक्टोरियल पे फोकस करूं तो 2 की पावर कितनी नजर आ रही है, 2 टू द पावर ऑफ 26, है ना। आईजीपी कितना नजर आ रहा है, 26 तक जा रहा है। लेकिन यार प्लस 32 प्लस 33, शायद इनको ऐड करने से आपके नंबर ऑफ 2 बढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसको कैसे सोचेंगे, तो इसका एक काम करते हैं अच्छे समझने के लिए कि 31 फैक्टोरियल प्लस 32 फैक्टोरियल प्लस 33 फैक्टोरियल टिल 100 चल रहा है, तो सब में 31 फैक्टोरियल तो इंक्लूडेड है ही एटलीस्ट। तो 31 फैक्टोरियल क्या होता है, मैं काम करता हूँ 31 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या रह जाएगा, 31 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस अंदर क्या रह जाएगा 32, बिकॉज 32 फैक्टोरियल में से अगर आप 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो यह क्या जाएगा 32। 33 फैक्टोरियल में से 31 फैक्टोरियल आपने बाहर ले लिया तो क्या बचा 33 इंटू 32। ठीक है, फिर आगे क्या होगा 34 इंटू 33 इंटू 32, है ना, यही चलता रहेगा ना टिल एन, है ना। आपने क्या किया 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है। अभी 31 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। हमारा मकसद था कि यार ये जो सम है मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लाना है ना, क्योंकि आप सोचिए 2 टू द पावर ऑफ 10 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2, इसमें कोई भी 2 इंक्लूड नहीं हो रहा ना। Are you getting my point? There is no 2 included. So जो 2 इसकी पावर तभी बढ़ेगी अगर if it is multiplied। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया। तो आई वांट टू सी कि अगर इससे बाहर आके कोई 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा काम बढ़ जाएगा, मतलब ये ना कि हमारा जो है काम ये समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ टूज वुड बी मोर देन दिस। ठीक है, मोर देन 26। तो अब मैंने देखा कि 32 33 32 ये सब चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस नंबर ऑनवर्ड्स हर नंबर में ये सेफ है बोलना कि एवरी नंबर वुड कंटेन 32, हर एक नंबर में 32 तो होगा ही होगा।
यानी कि हर एक नंबर एक इवन नंबर है, राइट। इसके आगे 32 के आगे हर एक नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। तो आप जानते हैं गाइस इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन। यानी कि 32 के आगे जो मैंने जो प्रोडक्ट लिखा है आपके लिए, इस पूरे प्रोडक्ट का जो सम होगा वो डेफिनेटली इवन होगा। मैं इवन पे क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज इवन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 जैसे ही बाहर आएगा तो आपके नंबर ऑफ 2 बढ़ सकते थे, बट यार मैंने ये देखा कि एवरी नंबर कंटेन्स 32, तो यार हर एक में तो 2 है ही, यानी कि हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगा ही, यानी कि हर एक नंबर इवन है ही। यानी कि इसके आगे का हर एक जो सम है, अगर आप टोटल करें इसके आगे का सम, तो आपको मिलेगा सम जो है डेफिनेटली इवन। लेकिन यार यहाँ पे जो 1 है उसने आपका सॉर्ट ऑफ काम आसान कर दिया, क्योंकि यार ये 1 एक ऑड वैल्यू है, राइट। एंड इवन प्लस ऑड कितना होता है, यस यू गेस्ड इट राइट, इवन प्लस ऑड होता है ऑड। तो यानी कि ये जो पूरा सम है पक्का एक ऑड नंबर है, यानी कि इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 ना, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि ब्रैकेट से छूट के बाहर कोई भी 2 बाहर नहीं आएगा। यानी कि जो 31 फैक्टोरियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आपने निकाला था व्हिच इज 26, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। I hope it is clear guys. So highest power of 2 in this number is 26. ठीक है, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द थ्योरी पार्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज मैंने आईजीपी रिमाइंडर्स के ऊपर तो काफी स्ट्रेच में हमने काम किया है। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, अपना डिविजिबिलिटी रूल्स, एचसीएफ, इसके सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है वहां पे। तो अगर आपने वो देखा है तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। मेरा पर्पज यही था कि एक बार वो थ्योरी क्लियर हो जाएगी ताकि डायरेक्टली जंप टू दी क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो मेरा थॉट प्रोसेस यही रहेगा आगे की, जब तक आपका मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करा देता, मेरा थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि मैं शुरू की क्लासेस में थ्योरी कवर करूंगा, और थ्योरी कवर करते ही आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन एचसीएफ जो हम पहले कर चुके हैं। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 natural numbers is 576 and their HCF is 6. How many such pairs of numbers are possible? ना गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रखा है। ऑप्शन नहीं रखने का मतलब ये था कि यार थोड़ा सा ना आप माइंड स्टिमुलेट करते हो विदाउट लुकिंग एट द आंसर। मैं चाह रहा था फिलहाल हम स्टिमुलेशन की तरफ जाएं कि और समझें कि चक्कर क्या है, चल क्या रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, सो वो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर उनके नाम ले लेता हूं मैं एज n1 एंड n2। ठीक है, तो n1 एंड n2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना लिखा हुआ है, 576, एंड देयर HCF इज 6। गाइस HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर आपको पता ही है एक ऐसा नंबर जो n1 और n2 को डिवाइड करेगा और दोनों का वो हाईएस्ट है और कॉमन है। यानी कि अगर मैं HCF को फिलहाल h बोल दूं तो ये नंबर n1 को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ h एज HA, और ये बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ h एज HB। ठीक है, यानी कि ए और बी के बारे में मेरा ये ख्याल है कि ए और बी दे बोथ आर को प्राइम। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कॉमन होता तो वो HCF का पार्ट होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो n1 और n2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे आपकी सहूलियत के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 12 और 18। 12 और 18 का HCF सबको पता है 6 होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 6 into 2 and 6 into 3। यानी कि 6 के अलावा जो बचे हुए नंबर्स है ना 2 and 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और नहीं होगा ना, क्योंकि अगर वो कॉमन होता तो कॉमन फैक्टर का पार्ट होता। तो इसलिए ये समझ में आया कि ए एंड बी जो है डेफिनेटली क्या है, को प्राइम है। आपको डेफिनेशन याद है को प्राइम का। सो n1 एंड n2 ये बन गए, और वो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 576। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा गाइस, h स्क्वायर ए बी है ना, एच ए इंटू एच बी क्या होगा, h स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू कितना, 576। तो आप जानते हैं गाइस h स्क्वायर, h कितना दिया हुआ 6, तो 6 यानी कि 36 टाइम्स ए बी, राइट। सो इज इक्वल टू कितना, 576। सो ए बी कितना हो गया होगा, तो ए बी हो चुका है 576, 36 1 जा 36 एंड 21 है ना, 21 एंड 216 यानी कि 36 इंटू 6 इज 576। ठीक है, तो 36 इंटू 16 हो जाता है 576, और ए बी क्या है, डेफिनेटली 16। सो ए बी क्या है 16, तो ए इंटू बी क्या है 16 है। ये समझ में आएगा इस, तो a इंटू बी जो है इज इक्वल टू क्या है 16 है। ये क्लियर है ना। सो a इंटू बी ये पक्का अगर सबको हो गया कि a इंटू बी जो उसने लिखा है दिस इज इक्वल टू 16। नाउ a और b के बारे में आपको मैं कुछ मतलब समझा रहा था गाइस, a और b दोनों क्या होंगे,
को प्राइम, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बिकॉज आप अगर आप ये सोचते हैं कि चलो यार a इंटू बी, यानी कि दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 हो जाए, तो सोच सकते थे। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों नंबर सोचते हुए उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 2 इंटू 8 नहीं लिख सकते, 4 इंटू 4 नहीं लिख सकते, है ना, तो स्टफ लाइक दैट। तो आपको सोचना पड़ेगा तो कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 16 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4, 5, 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं, 8 नहीं, है ना, कोई ले सकते हैं क्या गाइस। सो एच ए इंटू एच बी जो है, तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, तो ये मेरे पास ए और बी क्या आ गए, 1 एंड 16 ही होंगे ना, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। क्योंकि आप 16 के फैक्टर्स देखिए गाइस, 16 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 8 एंड 16। तो 1 इंटू 16 16, 2 इंटू 8 16 एंड 4 इंटू 4 16 होता है ना। तो इन सब पेयर्स में क्या हो रहा है गाइस, इन सब पेयर्स में क्या है, प्रोडक्ट 16 आ रहा है, बट कौन सा पेयर को प्राइम दे रहा है, सिर्फ एक ही पेयर है को प्राइम पेयर, विच इज 1 एंड 16। तो 1 एंड 16 ए और बी की वैल्यू आ गई, और ए तो आपको मालूम ही है, सॉरी एच तो आपको मालूम ही है, विच इज 6। तो 6 इंटू 1 वुड गिव अस 6 एंड 6 इंटू 16 वुड गिव अस 96। तो ऐसे एक ही पेयर ऑफ नंबर्स है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने पेयर्स हैं, एक ही पेयर है, 6 एंड 96, जिनके बीच का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 576, एंड एचसीएफ कितना है, 6। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो गाइस, आई विल डेफिनेटली आंसर, वहां पे कमेंट सेक्शन में मैं आंसर कर दूंगा, क्योंकि जो भी आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ गाइस प्रोसीजर वही है, आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई इट ऑन ए ओन, एंड फिर जैसे ही आपको अगर सोल्यूशन आएगा तो आप चेक करेंगे कि हमारे डिस्कशन में और आपके आंसर में क्या सिमिलरिटी आई। तो कह रहा है, अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 7 इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 5 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई नंबर है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, फिर 6 से डिवाइड किया, और फिर 7 से डिवाइड किया, और सक्सेसिवली डिवाइड किया, और रिमाइंडर्स कितने हैं गाइस, 4 5 एंड 5। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन का आपको मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। सक्सेसिव डिवीजन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ये मानेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर है मेरे पास नंबर, कुछ भी ले लेते हैं नंबर, लेट्स से 109, ठीक है, 109। तो 109 जो है, इसको मान लीजिए मैं 5 6 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने की बात कर रहा हूं। तो 109 को जो मैंने पहले किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या बना, 5 2 10 एंड 9 एंड 5 1 5। तो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है गाइस, है ना, क्वोशिएंट कितना है, 21। तो जो, क्योंकि सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि इसके बाद 6 से डिवाइड कीजिए, लेकिन 6 से किसको डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड करना है आपको इस क्वोशिएंट को, यानी कि 21 डिवाइड बाय 6। सो 21 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, 6 3 18 एंड रिमाइंडर इज 3। ठीक है, सो इसका भी क्वोशिएंट कितना है, 3। तो इस 3 को मुझे 7 से डिवाइड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ही नंबर को बार बार सेम नंबर से डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट्स आते जाएंगे ना, उन क्वोशिएंट्स को डिवाइड करना है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर वो क्लियर हो गया तो क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको गाइस मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स में ये समझाया था कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है डिविडेंड। तो अब मेरा डिवाइजर है 5 6 एंड 7। तो इसका एक प्रोसीजर होता है गाइस कि जब भी आप सक्सेसिव डिवीजन की बात करेंगे तो आपको ना बिहाइंड, मतलब पीछे से आगे जाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में इससे आपने डिवाइड किया ना। तो आप देखिए आप क्या लिखेंगे, 7 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है, 5 ना, क्योंकि इसने लिखा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। तो ये 7q1 प्लस 5 है, ये क्या है पता है यार, ये वो क्वोशिएंट था जब मैंने 6 से किसी नंबर को डिवाइड किया था। आपको याद है गाइस, पहले मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, कुछ क्वोशिएंट आता है, ठीक है, फिर उस क्वोशिएंट को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, फिर कुछ और क्वोशिएंट आता है, फिर उस क्वोशिएंट को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो फिर कुछ और क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, अब मैंने तो यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, 6 इंटू 7 इंटू क्यू प्लस दिस प्लस सम रिमाइंडर, है ना, प्लस सम रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन आ गया ना। तो मैंने जिस नंबर, इस नंबर को 6 से डिवाइड किया था, तब वो क्वेश्चन क्या था, Q1।
मैं फिर से आपको लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको सक्सेसिव डिवीजन में लोगों को कंफ्यूजन होता है गाइस, ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज लेट मी टेल यू मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 5 से किसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, एक नंबर है उसको 5 से डिवाइड किया n को, तो क्वोशिएंट कितना आया a। अब मैं इस क्वोशिएंट को 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 से डिवाइड करूंगा तब मेरा क्वोशिएंट कितना आएगा b। अब मैं डिवाइड इसको किया है 6 से, ठीक है, अब मेरा क्वोशिएंट कितना है b। अब मैंने इस b को 7 से डिवाइड किया तब कुछ और क्वोशिएंट आया, ठीक है गाइस, तो इसको 7 से डिवाइड किया है तब ये क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर मान लीजिए आ रहा है। तो गाइस इसको डिवाइड किया है ना, तो यहां तक पहुंचने के लिए 7 कैसे बनेगा, 7 इंटू Q1 प्लस आर इज इक्वल टू दिस नंबर ना, क्योंकि डिवाइजर 7 है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है, तो डिविडेंड यही है, 7 इंटू Q1 प्लस आर इज b। अभी यार ये तो वो क्वोशिएंट था जो जिससे जब मैंने 6 को a को 6 से डिवाइड किया था तब जो क्वोशिएंट आया था, राइट। तो यानी कि 6 इंटू दिस प्लस a, 6 इंटू दिस प्लस दैट रिमाइंडर, है ना, 6 इंटू दिस प्लस रिमाइंडर इज दिस a ना, क्योंकि 6 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो मैं लिख सकता हूँ ये मेरा क्वोशिएंट है, तो कहना इसे 6 इंटू दिस प्लस 5 इज माई a। अब यार ये वो क्वोशिएंट था जब मैंने ओरिजिनल नंबर को 5 से डिवाइड किया था, तो ओरिजिनल नंबर को 5 से डिवाइड करने पे ये क्वोशिएंट आया था ये वाला, तो 5 इंटू दिस प्लस 4 इज योर रिमाइंडर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बन गया, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब सिंपल सी कहानी है, इस ए के अंदर वेरिएबल दिख रहा है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो 7q इंटू 6 कर देंगे, आपको मालूम है, तो 42q प्लस Q1 प्लस 5 30 प्लस 5 यानी कि 42q1 प्लस 35 है ना, इंटू 5 भी कर देता हूँ, 42q1 है ना, 42q1 ठीक करो ना, 42q1 प्लस 30 प्लस 5, ठीक है, तो 35 प्लस 4 ऐसा करके चलते हैं। अब इंटू 5 भी करना है, तो कितना हो गया 10 21 210q1 प्लस 35 इंटू 5 हो जाएगा आपका 195 सॉरी 165 16 हाँ नहीं 175 प्लस 4 179, ठीक है, बोलता है ऐसा कुछ है। तो ये नंबर मेरे पास आ गया। आई होप ये कैलकुलेशन मैंने ठीक करी है, अगर कैलकुलेशन गलत कहीं हो गया होगी तो उसको फिर से एक बार आप कमेंट बॉक्स में चेक करके लिख देना, ठीक है। मैं फिर से आपके लिए चेक कर देता हूँ, 42 प्लस 30, तो 30 प्लस 5 35 प्लस 4 हो रहा है 5 इंटू द 21 10 21 200 क्या और कितना हो गया 175, यस 175 प्लस 4 179। अब वो कह रहा है इस नंबर को 52 से डिवाइड करके दिखाओ, तो 52 से डिवाइड, तो दिस बाय 52 करना पड़ेगा और दिस बाय 52 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये नंबर 52 से डिवाइड होगा, 210 क्या 52 से डिवाइड होगा, है ना, तो 210 जो है 52 से डिवाइड नहीं होगा। अब यार क्योंकि जो भी नंबर है, क्योंकि 52 क्या होता है 13 फोर्स है ना, अभी ये जो इसमें तो ये तो 13 का मल्टीपल नहीं है, तो पक्का ये 52 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो Q1 जो नंबर है ना वो इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, Q1 जो नंबर है वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो Q1 के ऊपर डिपेंड कर जाएगी हमारा आंसर, क्योंकि इधर का रिमाइंडर तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, इजीली निकल जाएगा, बट इधर का जो रिमाइंडर है वो Q1 के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बिकॉज इट विल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन Q1। हाँ, अगर उसने बोला होता व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्मॉलेस्ट सच नंबर इज डिवाइडेड बाय 52, तो मैं स्मॉलेस्ट सच नंबर के लिए मैं क्या कर दूंगा, सिंपली आई विल पुट Q1 एज 0, तो Q1 को मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ऑफकोर्स क्या बन जाएगा यहाँ पे गाइस, है ना। अगर मेरे से पूछा होता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, पुट Q1 एज 0, तो क्या बन जाएगा 35, तो 179 ही बचेगा ना, तो 179 को 52 से डिवाइड करना है एंड यू हैव टू गेट मी द रिमाइंडर, और तब आपको आंसर यूनिक आ जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस केस में आप देखेंगे, क्योंकि इट विल टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Q1 ना, क्योंकि 210 Q1 करेंगे तो या Q1 अगर 1 होता तो कुछ और बनता, Q1 अगर 2 होता तो कुछ और बनता, सो आई डोंट नो, तो देयर इज नो वे हम लोग Q1 की वैल्यू पता कर पाएंगे, इसलिए इट विल टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Q1। तो उस केस में आपका आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर उसने मेरे को बोला था स्मॉलेस्ट सच वैल्यू बताइए, तब मेरा आंसर जो है निकल जाएगा, तो 179/52, तब आंसर क्या होगा, है ना। तो अभी इसको इजीली डिवाइड कर दीजिए, आई थिंक ये 3 से 6 15 4 से आएगा, नहीं 3 से आएगा ना, 52 इंटू 3 हो जाएगा
156, so 156 and 179, तो 323, so 23 मेरा रिमाइंडर हो जाता है उस केस में। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इस क्वेश्चन में जहां पे उसने अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ लिया होता तो उस केस में आपको Q1 की वैल्यू क्या पुट करनी होती है, 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा रिमाइंडर्स के ऊपर बेस्ड है, सो मेरे पे पूछ लिया 2 to the power of 75 डिवाइड बाय 35। 35 आपको दिख रहा है कि यार एक जो डिवाइजर है ये मेरा कंपोजिट डिवाइजर है, तो ऑफ कोर्स मुझे ब्रेक करना पड़ेगा एज 5 and 7। तो 5 and 7 से मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको प्रोसेस पता है गाइस, तो आई विल हैव टू इंडिविजुअली डिवाइड दिस नंबर 2 to the power 75 by 5 and 2 to the power 75 by 7। ठीक है, तो 2 to the power 75 by 5 के लिए क्या करेंगे, हमको याद है 5 का यूलर फंक्शन मैंने बताया था आपको कि यूलर फंक्शन एक ऐसी वैल्यू होती है इस नंबर, तो विच टेल्स मी द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 5 एंड को प्राइम टू 5। तो 5 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के साथ को प्राइम होंगे, चारों, मतलब 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर को प्राइम होंगे। गाइस इसमें कंफ्यूजन है, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। मैंने आपको शुरू से कह दिया कि यार क्वेश्चन करने के लिए मुझे दिमाग में प्री रिक्विजिट बनाना पड़ेगा कि यार आपको ये पता है। ठीक है, जिसको और जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज चेक आउट द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आपको पता चलेगा कि वहां पे जो है आप लेक्चर सीरीज में नीचे मैंने टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर्स बेसिक। तो ये सारे जो कंसेप्ट आपको एज अ चेन पढ़ना है, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा मैं उनके लिए अच्छे से समझा देता हूँ फिर से कि 5 का यूलर है 4, तो अगर मैं 2 को 4 पावर में लेके जाऊंगा और फिर 5 से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर डेफिनेटली क्या होगा, 1। लेकिन अब दिख रहा है ये कितना है, 75 है, तो 75 तो नहीं हो सकता 4 के टर्म्स में, तो 480 18 तक जा सकते हैं, यानी कि 4 8 18 4 से 72 होता है, बचा कितना 2 क्यूब। तो इसका तो रिमाइंडर 1 है, 1 into 8 8 होता है, और 8 by 5 रिमाइंडर कितना होता है, 3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इस पार्ट पे आते हैं, तो 7 का यूलर कितना है, 6, सो 2 को 6 पावर में लेके जाना पड़ेगा, और ये कितना है अपना 6 to the 12 6 is 72 into 2 cube by 7, है ना। और 2 to power 6 क्या होता है, by 7 रिमाइंडर कितना होता है, 1, and 1 raised to any power would always be 1, and 1 into 8 is 8, 8 by 7 रिमाइंडर is 1। तो अब मुझे बताइए कि यार 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आया और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आया, तो 35 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मैंने प्रोसीजर बताया था कि वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको जब मैंने वो ऐसा पहला नंबर होगा रेदर, जिसको मैंने 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 बनना चाहिए, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बनना चाहिए, ऐसा पहला नंबर होगा। तो पहला नंबर कौन सा होता है गाइस, बताइए। आप सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 35 तक ही सोचना है, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, नहीं तो उसके लिए भी आपको मैंने इक्वेशंस बना के दी हुई है, बहुत इजी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सोचते हैं, तो सोचने वाला काम करते हैं। तो 7 तो 8 हो सकता है, यस है ना। अब देखेंगे कि 8 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, तो 8 जो है पहला ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड करके 3 देगा और 7 से डिवाइड करके 1 देगा, इसलिए 2 to power 75 डिवाइड बाय 35 रिमाइंडर वुड बी 8। ठीक है गाइस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इट्स हार्डली 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपने वो कंसेप्ट अच्छे से करे हुए हैं। ठीक है, इफ यू स्टिल हैव डाउट्स, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन में। बार बार यही इनकरेज करता हूँ, क्योंकि यार डाउट्स जो हैं वो पाइल अप नहीं होने चाहिए। ठीक है, दैट इज माय फर्स्ट एम। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी रिमाइंडर से लिया हुआ और इसका कंसेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे पास है 987 900 डिजिट्स हैं और मुझे डिवाइड करना है 999 से। तो हमको मालूम है गाइस 987 है, 987 है, ऐसे चलता आ रहा है कहानी, और डिवाइड बाय 999 करना है। तो इस 999 को कैसे लिखेंगे, 10 क्यूब माइनस 1, है ना। तो 10 क्यूब माइनस 1 यानी कि, और ऊपर हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं, 10 क्यूब, है ना। आपको याद है गाइस, इसके भी मैंने 3-4 एग्जांपल्स लेके आपको समझाया था, बहुत ही बेसिक से समझाया होगा। इसमें फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो 987 इस तरह से चल रहा है, तो मैं ऊपर ना 987 को मैं 10 क्यूब के फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है, तो 987 क्या होता है, इंटू 10 to the power of 900 डिजिट्स है ना, सो 897 प्लस फिर 987 इंटू 890 सॉरी 10 to the power of 10 to the power of 894, है ना, 10 to the power of 894 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे लिख दूंगा डिवाइड बाय 10 क्यूब माइनस 1।
अब दिख रहा है ये जो 10 टू द पावर ऑफ 897 है, तो ये तो 897 तो आई थिंक 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 24, ये पक्का सब 3 के मल्टीपल है। तो ये सब 10 क्यूब के फॉर्मेट है ना गाइस, ये सारा 10 क्यूब का फॉर्मेट है। तो 10 क्यूब का फॉर्मेट है, यानी कि जहां पे हमको 10 क्यूब दिखाई देगा वहां पे हम क्या पुट करते हैं गाइस, 1। आपको मैंने समझाया था x माइनस 1 अगर डिवाइजर है तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 10 क्यूब को आप x का रूप मान लीजिए, सो x माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1, यानी कि 10 क्यूब इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इन सब का रिमाइंडर कितना है, 1। तो आपको सिंपली क्या करना है गाइस, 987 को ऐड करते जाना है। कितनी बार ऐड करना है गाइस यहाँ पे आपको, क्योंकि ये डिजिट्स कितने हैं, 900 डिजिट्स है ना, सो 900 डिजिट्स है तो कितनी बार ऐड करना है गाइस आपको, सिर्फ क्योंकि 987 3 डिजिट का नंबर है तो पक्का 300 बार होगा। ठीक है, सो 987 इस तरह से मैंने कर दिया, और अब वो बन गया ये ऐसा डिवाइड बाय 10 क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरह से फॉर्मेट आ गया। अब इसको भी और सिंप्लीफाई कर देते हैं गाइस। सो आप लिख सकते हैं 987 आप 900 प्लस 87 करेंगे, या फिर कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं 980 प्लस 7 इंटू 300 करता हूँ। गाइस आपको समझ में आया, इसको मैंने ऐसे क्यों किया, बिकॉज जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे फिर से 10 क्यूब बन जाएगा ना, और जहां पे 10 क्यूब दिखता है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं, 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास है, इसको मैं फिर से इधर इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास है 98 इंटू 3 कितना होता है, 8 3 24, 2 9 3 27, 29 294। 10 क्यूब को मैं 1 लिख देता हूँ, देखिए इसको ऑलरेडी 1 लिख देते हैं, दिस इज 10 क्यूब प्लस 2100। ठीक है, डिवाइड बाय 10 क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं लेफ्ट साइड को मैं मुझे रब करने दीजिए। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो मैं यहां तक पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यार ये जो नंबर है इसका पार्ट का रिमाइंडर कितना है, 1। तो दिस इज इसेंशियली क्या है, 294 प्लस 2100, है ना। तो 2100 को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो ये तो 999 से डिवाइड करेंगे, 10 क्यूब माइनस 1 क्या होता है, 999 ही। सो इसको 999 से डिवाइड करेंगे तो 294 ही रिमाइंडर आएगा ना। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 2100 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2000 प्लस 100, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 2, बिकॉज ये तो 10 क्यूब है। 10 क्यूब क्या होता है, 1, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 2, और इसका रिमाइंडर कितना है, 100। सो कितना आंसर हो गया, 294 ये वाला प्लस 2 ये वाला प्लस 100। तो 294 प्लस 102 प्लस 102, यानी लिख देता हूं 693। सो 396 इज योर आंसर, इसका आंसर है 396। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन 1 मिनट ले रहा है, बट थोड़ा सा जो जो आपके एग्जाम में पूछा थोड़ा सा सिंपल था, इसको मैंने खुद ही थोड़ा लेंदी बनाया था, बट मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लेगा, इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ ए टाइम। इसमें दो मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि यार ये क्वेश्चन सिर्फ देखने से एक बार समझ में तो आ जाता है, बट उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको उनके उन क्वेश्चंस के चैलेंजेस नहीं पता चलते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस पता करेंगे, देखिएगा आपको यार कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, कैसे ब्रेक करना है, कैसे स्प्लिट करना है, ये सब डिस्कशन मैंने की हुई है। तो जिन जिन लोगों ने वो अटेंड किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गो बैक टू दोज वीडियोस अगेन। ठीक है, अभी मेरा सवाल है 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 34 का रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो आपको याद है गाइस मैंने यहाँ पे क्या यूज करूंगा, विल्सन्स थ्योरम। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी जिसमें आई स्पोक अबाउट ओनली विल्सन्स थ्योरम के रिमाइंडर्स। ठीक है, तो उसका मैंने टैग भी वही लिखा हुआ विल्सन्स थ्योरम, तो वहां पे आप चेक कीजिए। सो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 34 मुझे करना है, तो 34 क्या है बेसिकली यहाँ पे 2 इंटू 17 ना। ठीक है, विल्सन थ्योरम का आइडिया क्या था कि n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, जब n क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको याद है इस प्रोसेस क्या होता है कि यार इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर इसको 17 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, और 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर कितना होता है, यही देखिए ना, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, यानी कि n माइनस 2 है ना, 17 से 2 कम है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो 2 से 0, 17 से 1, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन याद कीजिए, 2 से 0 रिमाइंडर आ रहा है और 17 से 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 34 से रिमाइंडर क्या होगा। तो स्टेटमेंट क्या थी गाइस, इट इज द फर्स्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जो 2 से डिवाइड हो जाए लेकिन 17 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, सोचना आसान है, 18।
18 ऐसा नंबर है जो 17 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देता है, लेकिन 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है। अगर ये आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो इसके लिए जो इक्वेशन बनाएंगे, वो भी 2 स्टेप का सोल्यूशन है, वो भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन अगर आपको दिख जाते तो और भी काम आसान हो जाता। अगर आप ऑप्शन देख लेंगे कि यार ये नंबर ऐसा नंबर है जो 17 से डिवाइड करने पे 1 दे रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट वुड बी योर आंसर। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 248 एंड 365 एंड लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। एक सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 248 और 365 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है, सॉरी 8 एंड 5 रिमाइंडर चाहिए। सो 8 रिमाइंडर और 5 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। सो 248 को जब मैंने उस नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंडर कितना आया 8, और 365 को जब नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 5। तो जो नंबर है वो एक नंबर है, ऐसे मे भी शायद कई नंबर हो सकते हैं, इसलिए मेरे से उसने क्या पूछ लिया, लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो गाइस रिमाइंडर मतलब क्या होता है, मतलब मैंने जब 248 को इस नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 8 आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा 8 बच रहे हैं ना। आप सोचिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 2 8, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो 11 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि 3 एक्स्ट्रा रह रहा है। मतलब यानी कि अगर 3 हटा लिया जाए 11 में से तो बचेगा क्या 8, यानी कि जो बचेगा पार्ट वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। तो जो रिमाइंडर है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को हटा दिया जाए तो यानी कि कंप्लीटली वहां तक डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा भी काम यहाँ पे ये होगा कि 248 में से मैं 8 हटा देता हूँ तो क्या बनेगा 240, और 365 में से 5 हटा देता हूँ तो क्या बनेगा 360। सो 240 और 360 जो है ये जो नंबर है n, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा, और ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता होगा, यानी कि दैट टॉकिंग अबाउट दी HCF। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो क्योंकि दोनों को डिवाइड करना चाहिए, फैक्टर है, और हाईएस्ट चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। 240 और 360 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं गाइस, अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो। हम लोग दिख रहा है कि 240, क्योंकि जिनका अरिथमेटिक स्ट्रांग हो तो जल्दी से पता कर लेंगे, क्योंकि तो यार 12 2 24 होता है, 12 3 36 होता है, तो क्या होगा 120 इंटू 2 एंड 360 कितना होगा 120 इंटू 3। गाइस एचसीएफ निकालने का मैं तरीका भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ बोथ दीज नंबर्स इज 120, और हम लोग बोलेंगे कि 120 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 8 और 5 देगा। जब 248 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, और 365 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। प्रोसीजर गाइस याद रखिए कि अगर वो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीटली जो है आपके नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। उसने बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इन तीनों नंबर को, फिर से वैसे लग रहा है, बट लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब पुराना क्वेश्चन याद कीजिए, मैंने रिमाइंडर क्या बचता है वो बता दिया था, बट यहाँ पे उसने कहा लिविंग द सेम रिमाइंडर बचता है। तो सेम रिमाइंडर कैसे बचेगा, तो अब आप देखिए वो नंबर मान लीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर जो ऐसा करता है वो है मान लीजिए n, ठीक है, वो है n, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूं, तो मैं लिखता हूं n इंटू सम कोशेंट प्लस r। मान लीजिए ये बन जाएगा आपका 441, है ना। दिस इज, क्योंकि डिवाइजर तो n मैंने मान लिया, क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है, और रिमाइंडर आ रहा है और वो बन गया 41। वहीं पे n इंटू बी प्लस सेम रिमाइंडर बोला, इसलिए मैं फिर से r ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 661। और यहाँ पे क्या हो रहा है n इंटू सी प्लस सेम रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो गया 991। गाइस इस क्वेश्चन के थ्रू आप प्रोसेस भी याद करते जाइए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 ऐसे बोल देते हैं, प्रोसेस ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। अब आप देखिए कि यार, और n क्या है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, मैंने पहले अज्यूम कर लिया n सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 441 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर r छोड़ता है, 661 को करेगा तो रिमाइंडर r छोड़ता है, और 991 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर r छोड़ता है, क्योंकि उसने कहा है सेम रिमाइंडर इन ईच केस।
तो एन ए एन बी एन सी ये सब आ रहा है। तो अब देखेंगे कि यार कोई भी किसी भी ऑर्डर में, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही करिए, बट किसी भी ऑर्डर में इफ आई टेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, जैसे पहली और सेकंड इक्वेशन में अगर मैं गैप निकालूंगा तो एन ए माइनस एन बी और ये आर आर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा एन टाइम्स ए माइनस बी, और डिफरेंस कितना हो जाएगा इस यहाँ पे 220। वहीं पे सेम केस यहाँ पे अगर मैं एन सी माइनस एन बी करता हूं तो क्या बनेगा एन टाइम्स बी माइनस सी, सो 991 माइनस 661 कितना होगा 330। तो अब जो है n इंटू ए माइनस बी इज 220 एंड n इंटू बी माइनस सी इज 330। और गाइस अब मुझे बताइए, तो कैन आई से n जो है इन दोनों नंबर का फैक्टर है, और हम लोग क्या बात कर रहे थे गाइस, n एक हाईएस्ट सच नंबर है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 220 और 330 का HCF। ठीक है, सो 220 और 330 का HCF कितना दिख रहा है गाइस 110, मतलब ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, सो 110 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो 441 661 और 991 को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर जो है सेम होगा। ठीक है, आपको लग रहा हो कि फर्स्ट सेकंड को डिवाइड माइनस करना है, फिर सेकंड थर्ड को माइनस करना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में माइनस कीजिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस पता करता हूँ, सो n टाइम्स a माइनस सी कितना होगा, आई थिंक 550। फिर अभी मैं सेकंड थर्ड करूं या फर्स्ट, एक ही बात है, चलो b माइनस सी करता हूं तो डिफरेंस कितना होगा 330। तो मैंने क्या बोला 550, जो भी गैप आएगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उनमें क्या पता कर दीजिए HCF। तो 550 और 330 का HCF अभी भी कितना है 110। तो 110 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो तीनों केस में रिमाइंडर सेम छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बात किया है गाइस, कि अगर रिमाइंडर r बोलता है तो जितनी भी यहाँ पे इक्वेशंस दिख रही हैं उन सबको इन्वॉल्व करते हुए टेक द डिफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, तो जैसे डिफरेंस आया तो जो भी गैप आ रहा है उनका क्या पता कर दीजिए HCF। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 11 एंड 24। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे LCM का, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। गाइस मल्टीपल ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड होता है, फैक्टर क्या होता है जो डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप जो है 8 11 और 24 पे फोकस कीजिए, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, LCM ऑफ 8 11। गाइस ये शायद कैट का एग्जैक्टली कैट का क्वेश्चन है किसी प्रीवियस ईयर में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट शायद 90s में किसी कैट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो कह रहा है 8 11 और 24 से डिवाइड करने पे रिमेंड ऐसा सब क्या बोल रहा है, तीनों से डिवाइड, सॉरी क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 11 एंड 24। तो मैं इंक्रीज बाय 5 वाले पोर्शन को थोड़ी देर साइड में रखता हूं, बट इस पे फोकस कीजिए कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 8 11 और 24 से डिवाइड हो जाता है, दिस इज डिविजिबल बाय 8 11 एंड 24। तो बेसिकली 8 11 और 24 का LCM, 8 क्या होता है 2 क्यूब, 11 11 ही होता है, और 2 क्यूब 24 कितना होता है 2 क्यूब इंटू 3। तो LCM क्या होगा इस 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 11। तो ये तो 24 इंटू 11 कितना होगा, 24 इंटू 11 कितना होता है गाइस, है ना 264। सो 264 ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है। मैंने आपको बोला कि थोड़ी देर इसको भूल जाइए। ठीक है, 264 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 8 11 और स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8 11 और 24 से डिविजिबल होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर। वो कह रहा है विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल, सबसे छोटा नंबर तो यही है। तो मतलब अगर मैं सोचूं कि यार इसमें से ये -5 करके बोल देता हूं कि 264 माइनस 5 कितना होता है 259। तो 259 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको अगर मैं 5 से बढ़ाऊंगा तो ऐसा नंबर मिलेगा जो 8 11 और 24 तीनों से डिवाइड होता है, क्योंकि 264 से पीछे तो कोई भी नंबर इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा ना, मतलब तीनों से साथ में डिवाइड नहीं होगा, राइट। इंडिविजुअली डिवाइड करने वाले बहुत नंबर होंगे, लेकिन 264 ऐसा पहला नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, 8 11 और 24। ठीक है, उसके पहले कोई नंबर नहीं है। वो कह रहा है ऐसा नंबर बताइए कि अगर उसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो 264 तक पहुंच जाऊं। तो कौन सा नंबर है इसको 259, एंड दैट इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं हुआ मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं, क्वेश्चन नंबर के साथ ही आप नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्लियर नहीं हुआ, मैं डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
थोड़ा सा लेंदी है, पॉज कीजिए, रीड इट, ट्राई इट एंड देन कम बैक, ठीक है। सो क्वेश्चन है 60, 84 एंड 108, है ना, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, है ना। तो 60, 84 एंड 108 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ए, बी एंड सी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो 60 स्टूडेंट्स, 84 स्टूडेंट्स एंड 108 स्टूडेंट्स जो हैं, ये तीन सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने 60 स्टूडेंट्स ने ए सब्जेक्ट चूज किया, इन्होंने ए, बी और इन्होंने सी सब्जेक्ट चूज किया। बोलते हैं द एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड फॉर दी स्टूडेंट्स सच दैट ओनली द स्टूडेंट्स इन द सेम सब्जेक्ट्स आर अलाउड इन वन रूम। तो एक ऐसा एग्जाम हॉल है, कोई रूम नंबर 1 है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो एक ही सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि ए वाले जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है वो भी बैठे हैं, बी वाले भी बैठे हैं, सी वाले भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ओनली ए बैठा है या ओनली बी बैठा है या ओनली सी बैठा है। तो जो भी आप रूम लें, है ना, रूम्स लें, उनमें एक ही सब्जेक्ट को देने वाले पेपर देने वाले स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ठीक है। ओके, अलाउड इन वन रूम। ऑल्सो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम मस्ट बी सेम। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इन एवरी रूम मस्ट बी सेम, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू मीट द अबव कंडीशंस। तो कम से कम रूम्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिए यार कि मैं तीनों कंडीशंस को, दोनों जो कंडीशंस दी हुई ना कि सेम सब्जेक्ट्स वाले साथ में होने चाहिए और एक रूम में सारे जो स्टूडेंट हर एक रूम में सेम होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। इसी को उल्टा पढ़िए, मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि यार व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, तो मैं क्या बोलता हूँ, हर एक रूम में एक स्टूडेंट बिठा दीजिए, हर एक रूम में एक स्टूडेंट बिठा दीजिए। तो इन 60 बच्चों के लिए 60 रूम लगेंगे, इन 84 बच्चों के लिए 84 रूम्स लगेंगे और 108 बच्चों के लिए 108 रूम्स लगेंगे, क्योंकि हर एक रूम में एक ही बच्चा बिठा रहे हैं, है ना। तो और क्या हो रहा है कि अब जो है मेरे पास, और मैंने वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी है कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हर एक रूम में, और आपने ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करी है कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के पेपर देने वाले लोग बैठे हैं, जब मैं हर एक रूम में एक स्टूडेंट बिठा रहा हूं। तो कितने रूम चलेंगे, 60 प्लस 84 प्लस 108। लेकिन यार वो इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, कम से कम रूम रखो यार। तो अगर मान लीजिए मैं हर एक रूम में 2 स्टूडेंट बिठाता हूं, तो यहाँ पे मुझे कितने रूम चाहिए होंगे, 30 रूम चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं 42 रूम चाहिए होंगे, यहाँ पे मुझे 54 रूम चाहिए होंगे। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि, और सेम भी रखना है ना, और तो सेम भी रखना है, तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ रूम्स बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा रहा हूँ इन एवरी रूम, तो नंबर ऑफ रूम्स जो चाहिए होंगे वो कम होते जा रहे हैं। तो एक तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रूम हैज टू बी मोर, जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना पॉसिबल है। ऑल्सो जैसे मैं सोचता हूँ कि यार इस रूम में इस 60 स्टूडेंट को मैं ऐसे बांट देता हूँ कि हर एक रूम में 10 बच्चे बैठेंगे, बट 10 बच्चे यहाँ बिठा दिए, तो यार वो जो 10 है ना, वो उससे 6 रूम्स तो लगेंगे, वो टेंशन नहीं है। बट क्योंकि मुझे लिखा है कि बोलता है ऑल दी स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम मस्ट बी द सेम, मतलब ईच वन रूम, जो हर एक रूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हर एक रूम में 6 रूम्स में मैंने 10 स्टूडेंट्स बिठा दिए, तो मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स वाले रूम बना सकता हूँ क्या विद 84 स्टूडेंट्स। तो यानी कि मेरे को हाईएस्ट तो चाहिए, बड़े सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर तो चाहिए, बट वो ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे, सिर्फ इस को ही डिवाइड करे ऐसा नहीं है ना। तो 10 जो है 60 को डिवाइड करता है, लेकिन 10 जो है 84 को डिवाइड नहीं करता। तो मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए और फैक्टर चाहिए, क्योंकि डिवाइड करता है ना। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो HCF जो वैल्यू होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। तो HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 क्या है, इस आंख मूंद करके हम बता सकते हैं। 12 5 60, 12 7 84 एंड 12 9 108, राइट। सो अब मेरे पास HCF क्या हो गया, 12, ठीक है। सो हर एक रूम में मैं 12 स्टूडेंट्स बिठाता हूं, तो 12 रूम्स के लिए 12 स्टूडेंट्स के लिए 12 स्टूडेंट्स एक रूम में बिठाएंगे, तो 60 स्टूडेंट्स के लिए कितने रूम बनाने पड़ेंगे, सिर्फ 5। 84 स्टूडेंट्स के लिए कितने रूम बनाने पड़ेंगे, 7, और इसके लिए 9। तो 5 + 7 12 + 9 कितना हो गया, 21 रूम्स में आपका काम फिनिश हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज
99 and HCF is 9. Number of pairs of positive integers whose sum is 99. अगर इस ऐसे थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन टाइप कर चुका हूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और भी। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो आप जानते हैं गाइस, मान लीजिए नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पेयर्स यानी कि दो नंबर्स ना, तो हुज सम इज, मान लीजिए n1 n2 वो दो नंबर्स हैं और उनका HCF h है, तो h a और h भी आपको मैं पहले समझा चुका हूं, और वो कह रहा है सम इज 99, यानी कि एच ए प्लस एच बी इज इक्वल टू 99, बट एच कितना दिया हुआ गाइस 9, सो 9 टाइम्स ए प्लस बी इज 99 और ए प्लस बी कितना हो गया 11। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो ए प्लस बी कितना हो गया 11। ठीक है, अब आप इजीली सोच सकते हैं कि ए प्लस बी ऐसे वैल्यूज निकालने जिनका सम कितना हो 11 हो, और जितने आपको पेयर्स मिलेंगे उतने नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। सो 1 10 1 9 2 8 3 7 4 5 या 6 5 जो भी बोलना है ना। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो 1 2 3 4 और 5 पेयर्स ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ये आपके ए और बी हो गए ना, एच तो आपको मालूम ही है, तो आप बोल देंगे 9 10 90 9 1 9, सो 90 9 एक है, 9 9 81 81 18 दूसरा है, 9 तो 8 72, 9 3 27 ये तीसरा है, 9 7 63 9 4 36 है ना, ये चौथा है, और 9 5 45 9 6 54, तो ये चौथा है। अरे गाइस पांचवा है, राइट। तो मेरे पास ये सारे पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं, पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इनका सम कितना आ रहा है 99 आ रहा है, एंड HCF कितना है 9 है। ठीक है गाइस, आगे आने वाले जब हम अलजेब्रा पे पढ़ेंगे, अलजेब्रा में आएंगे तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, अब एक सिंपल आपको मैं फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, इसका आपको मैनुअल काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसमें नंबर छोटा था इसलिए आई थॉट कि मैनुअल काउंटिंग करो फिलहाल, बट जैसे ही विल कम टू अलजेब्रा वहां पे आपको मैं इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके दूंगा, ताकि चीजों में बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास सम होता, ऐसे पूछते होते a प्लस बी इज इक्वल टू 500, तो बताइए कितने कोप्राइम पेयर्स जो है का सम जो है 500 बनेगा। तो ऐसे वन बाय वन करेंगे तो बहुत टीडियस हो जाएगा, राइट। सो जो है ऐसा, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं डिराइव करूंगा आपको अलजेब्रा की क्लास में, बट फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर कितना है 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, 5 पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 250 एंड 750 दैट आर को-प्राइम टू 200 गाइस। सो 250 से छोटे, सॉरी 250 और 750 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 200 के साथ को-प्राइम है। गाइस मैं आपको ना यूलर फंक्शन का अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूलर फंक्शन क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे यूज कर देता हूँ। ठीक है, नॉट 200 क्या होता है हम सब जानते हैं गाइस, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है ना, दिस इज योर 200। तो हम जानते हैं अगर ये 200 से कोप्राइम होना है तो किसी भी नंबर में अगर 2 है या 5 है तो वो नंबर जो है 200 के साथ कोप्राइम नहीं रह सकता ना, मतलब वो सारे नंबर हटाने पड़ेंगे जो जिसमें ना 2 है ना 5 है। अरे गाइस गेटिंग इट? तो मैं काम करता हूँ, आप मुझे बताइए 1 से लेकर 250 तक ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 2 या 5 से डिवाइड नहीं होते। तो मैं क्या लिखूंगा 250 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। तो इसका मैं डिराइवेशन आपको दे चुका हूँ, इसका डिराइवेशन देखने के लिए प्लीज चेक आउट दैट वीडियो जहां पे मैंने बात किया है यूलर फंक्शन का। ठीक है, सो 250 इसको वैल्यू क्या बनेगा 250 इंटू 1/2 इंटू 4/5 या है ना, सो 2 and 5 तो कितना हो गया 100। ठीक है, 100 ऐसे नंबर हैं जो 200 के साथ कोप्राइम होंगे बिलो 250। वैसे 750 से छोटे हैं, 1 से लेकर 750 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो जिसमें ना 2 है ना 5 है। तो क्या करेंगे सेम प्रोसेस, 750 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, तो क्या बनेगा 750 इंटू 1/2 इंटू 4/5 ना। ठीक है, सो 2 150 इंटू 2 कितना हो गया 300। तो ऐसे 300 ऐसे नंबर्स हैं जो 750 से छोटे हैं जिसमें 2 या 5 नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि वो 200 के साथ को-प्राइम होंगे। तो मैं ऐसे थॉट कर रहा था गाइस, 1 से लेकर 750 तक कितने नंबर्स हैं 300, और 1 से लेकर 200 तक ऐसे कितने नंबर हैं 100। तो 200 से लेकर 250 तक 750 तक कितने नंबर होंगे, सॉरी 200 नहीं, 250 से लेकर, तो 1 से लेकर 250 तक 100 नंबर है। तो बताइए 250 से लेकर 750 तक कितने नंबर्स होंगे बचे हुए ना 200 ऐसे नंबर्स हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 250 एंड 750 दैट आर को-प्राइम टू 200। आंसर क्या है गाइस, ऐसे 200
इंटीजर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, बिटवीन 250 एंड 750 देयर आर को-प्राइम टू 200, ठीक है। तो गाइस मेरा फिर से कहना है गाइस, हम लोग सिर्फ 12 ही क्वेश्चन नहीं करने वाले नंबर्स के ऊपर, और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप शाम को हम लाइव क्लास करेंगे तो आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस स्पेशली पर्टेनिंग टू नंबर्स। तो प्लीज वो वीडियोस पुराने देख के आइए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए अच्छे से। हमको फिर से वो बताना पड़ेगा तो हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन पे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो हमको मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। सो अपने चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। आई हैव वी हैव स्टार्टेड द चैनल इन ऑन 7th of August, ठीक है। और चैनल का नाम है जस्ट कैट। आई होप यू सब्सक्राइब, सारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना जो है बेल आइकन दबाइए, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही विल कम अप विद द लाइव क्लास। तो हम लोग डेली जो है लाइव क्लास के लिए आते हैं एट 8 PM फॉर क्वांट, ठीक है। तो जिसमें हम लोग ऑल स्ट्रेटेजीज जो सारे एरियाज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टिल योर क्वांट, टिल योर आपका कैट जो है 2020 एंड बियॉन्ड दैट एज वेल, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्ट्रेटेजीज क्लासेस जो मैं एग्जैक्ट कैट क्वेश्चन उठाता हूँ, डायरेक्टली मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे उठाता हूँ। यूट्यूब पे मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा मैं बेसिक्स पे ध्यान दे सकूं। जैसे आपको बेसिक समझ में आ गया तो यू कैन कन्वर्ट टू अनअकैडमी प्लस, और वहां पे जाके हम लोग जो है एग्जैक्ट कैट क्वेश्चन हम लोग वहां पे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे मैं रिवाइजेस टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है। चैनल तक पहुंचने का सिंपल तरीका गाइस, आपको सॉरी ऐप तक पहुंचने का सिंपल तरीका क्या है, जस्ट हैव टू गो टू द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पे आपको प्लस ऑप्शन में कैट एज अ कोर्स पिकअप करना है एंड व्हेन यू सब्सक्राइब आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। आपको ये सब्सक्रिप्शन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है गाइस, क्योंकि यार यहाँ पे एक तो कॉस्ट कम है, दूसरी एक और जो फायदा है कि यार एक ही एजुकेटर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो इस तरह के एक काम में डेडिकेटेड तरीके से लगे हुए हैं। तो जहां से आपको अच्छा सीखने को मिलेगा वहां से आप सीख पाएंगे। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पिकअप कीजिए। अगर आप स्पेसिफिकली कैट 2020 टारगेट कर रहे हैं तो 6 मंथ्स का कोर्स जो है दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि यहाँ इस तरीके से आपका रिटन एग्जाम टिल जेड तक हमारा साथ बना रहेगा, ठीक है। 12 मंथ्स उनके लिए ज्यादा सुटेबल है जो जीडीपीआई तक हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, बिकॉज कैट इज ओनली द जो रिटन पार्ट है दैट इज ओनली द 50% जॉब ना, रिमेनिंग 50% हो जाएगा आपका एसेज जो आप लिखते हैं, अपना जीडीपीआई जो ग्रुप डिस्कशंस या पर्सनल इंटरव्यूज के लिए आपको जो गाइडेंस चाहिए होती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डील, ठीक है। आई हैव नोन सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 99 प्लस स्कोर किया है बट दे हैव नॉट गॉन थ्रू द इंटरव्यूज, ठीक है। सो इंटरव्यू के थ्रू नहीं हो पाए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन मैंडेटरी प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो अगर वो भी आपके ध्यान में है, इफ यू वांट टू कवर दैट आल्सो विद अस, तो 12 मंथ्स का कोर्स पिकअप कर सकते हैं। 24 मंथ्स का कोर्स उनके लिए ज्यादा सुटेबल है गाइस जो अभी सेकेंड ईयर में है, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में है, अभी जो सेकेंड ईयर में गए हैं जिनकी 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ये लोग जो है जो अभी सेकेंड ईयर में, दे कैन पिक अप दिस कोर्स फॉर 24 मंथ्स। ये हम लोग 2 साल तक हम लोग साथ में रहेंगे। तो अनगिनत क्वेश्चंस और अनगिनत बार हम लोग एक कंसेप्ट को अच्छे बार बार पढ़ते रहेंगे। तो आपके पास जो टाइम है उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में है तो सेम लॉजिक गोज विद यू, ठीक है। तो भी आप ये 24 मंथ्स का कोर्स पिकअप कर सकते हैं। हार्डली 875 रुपीज पर मंथ आपको कॉस्ट पड़ रही है। उसमें भी अगर आपको ऑफ चाहिए तो यू कैन पिकअप 10% ऑफ बाय अप्लाइंग द कोड DJ10, ठीक है। आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको लाइव क्लासेस तो ऑफकोर्स वहाँ पे मिल रही है, वी हैव गॉट स्पेशल क्लासेस, वी गॉट प्लस क्लासेस। तो जहाँ पे ना आप एक ही आपको इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स मिल रहे हैं जो आपको ना जो भी आपको जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहा हूँ, आपका वो टॉपिक हो चुका है या आपको टॉपिक को ज्यादा समझ में आता है, अगर आपको कुछ और करना है तो किसी और इंस्ट्रक्टर का वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिट, यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली विद मी, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अनअकैडमी यहाँ पे लेके आया है। और यहाँ पे यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर्स, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है वहाँ पे। और लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, क्योंकि कैट या इस तरह के एप्टीट्यूड एग्जाम्स ना ये परसेंटाइल बेस्ड होते हैं। तो आप अच्छा कर रहे हो लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स अच्छा कर रहे हो, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। सो लीडर बोर्ड पे अपना नाम देखने के लिए लाइव पोल जो वहाँ पे हम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस के साथ साथ जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है मैं अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो से लेकर अब तक जो है मैं हर क्लास में बताता आ रहा हूँ कि पढ़ाई और कंसेप्ट और एप्लीकेशन ओनली 50% ऑफ जॉब होता है।
टेस्ट सीरीज और एनालिसिस पे आपको मैक्सिमम आपको जो है टाइम एंड एफर्ट डालना है, क्योंकि टेस्ट आपने दे दिया उसके बाद एनालिसिस नहीं किया तो जो टेस्ट जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मुझे कहीं बताने की जरूरत नहीं कि डाउट क्लियरिंग सेशंस कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर डाउट्स पाइलअप होते गए एक के ऊपर एक के ऊपर पाइलअप होते गए तो नेक्स्ट टॉपिक तक बढ़ने का फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, सो आपके जो डाउट्स हैं वो देन एंड देयर सॉल्व हो रहे हैं, आप फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हो और एक पेस बना रहेगा। ठीक है, तो वो जो पेस बना रहेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इसलिए आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस आपको पता ही है, अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो कैन यूज दिस कोड एंड प्रोसीड टू दी पेमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।